औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 18/6/2020 डेट। लास्ट लेक्चर में हमने वेव का टॉपिक डिस्कस किया था। हमने वेव को डिफाइन किया था। व्हाट इज वेव? वेव इज द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which cause the particle of a medium to undergo vibratory motion about its mean position in equal interval of time। उसकी एक्टिविटी 10.1 की थी। अब सेकंड एक्टिविटी आ रही है 10.2। तो 10.2 एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक आपने रोप लेनी है, स्ट्रिंग लेनी है, उसके एक एंड को आपने किसी सपोर्ट के साथ फिक्स कर देना है और अदर एंड उसका आपने अपने हाथ में होल्ड करके और उसको स्ट्रेच कर लेना है। ठीक है, इसके बाद उसके ऊपर आपने एक पॉइंट पी मार्क कर देना है। पॉइंट पी मार्क आप इसलिए कर रहे हैं ताकि पॉइंट पी जब आप इस रोप के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो उसकी वजह से रोप के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। तो पी पॉइंट आप मार्क करेंगे, उस पी पॉइंट के मोशन से आप बता सकते हैं कि आपके पास पार्टिकल ऑफ द रोप जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसके अलावा मजीद फिजिकली आप देख सकते हैं कि वो वेव किस तरफ मूव कर रही है। ये दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। तो टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। Tie one end of the rope with a support and stretch the rope by holding its other end in your hand। ठीक है, कि आप क्या करें, सबसे पहले एक रोप लें, उसके ऊपर पॉइंट पी मार्क करें, उसके एक एंड को किसी सपोर्ट के साथ फिक्स कर दें, अदर हैंड को अपने हाथ में होल्ड कर लें और उसको स्ट्रेच करें। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन। उसके बाद आप उसे रेगुलरली अप एंड डाउन फ्लिपिंग प्रोड्यूस करें। दैट थिंग विल प्रोड्यूस वेव इन द रोप। इसकी वजह से आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गई, उस रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन regularly we set up a wave in the rope which will travel toward the fixed end। तो आप क्या देखेंगे कि एक वेव जनरेट होगी और वो वेव एक आपके पास रिपल सा प्रोड्यूस होगा और वो रिपल जो है वो टुवर्ड द फिक्स पॉइंट मूव करेगा। ये जिस तरह आपने इसके अंदर फ्लिपिंग प्रोड्यूस की तो ये एक रिपल प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये रिपल जो है ये आपके पास क्या कर रही है, ये देखें आगे मूव कर गई है, उसके बाद ये आगे मूव कर गई है, मजीद ये आगे मूव कर गई है। तो ये आपके पास वेव किस तरफ मूव कर रही है, टुवर्ड द फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट पी ऑन द रो विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। अब यहाँ पर देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यहाँ पर क्या चले गया है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर पॉइंट चला गया है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। तो पार्टिकल जो पॉइंट पी आपने मार्क किया था वो पॉइंट पी क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास रोप के जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव passes across it। जैसे ही इस पॉइंट से या इस पॉइंट से वेव पास कर रही है, ये वेव क्या कर रही है, अप एंड डाउन मूव कर रही है। जबकि वेव किस तरफ चल रही है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, राइट साइड पर राइट साइड डायरेक्शन में आपके पास वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव वो आपके पास राइट साइड पर है, जबकि पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करें। द मोशन of the point will be perpendicular to the direction of motion of wave, to the direction of motion of wave। motion of wave को आप क्या कहते हैं, propagation of wave कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव को आप क्या कहते हैं, propagation of wave। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स आ रही हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपके पास दो टाइप्स की वेव्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और एक आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन और कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जो अपनी प्रोपगेशन मीन के ट्रेवलिंग के लिए उसे मीडियम की ज़रूरत होती है, उस वेव को आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव।
एग्जाम्पल वाटर वेव, साउंड वेव। अब वाटर वेव जो है वो किसके अंदर ट्रेवल कर रही होती है? वाटर के अंदर ही ट्रेवल कर रही होती है। साउंड वेव किसके अंदर ट्रेवल कर रही होती है? साउंड वेव आपके पास एयर मीडियम हो तो उसके अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। साउंड वेव आपके पास अगर कोई लिक्विड मीडियम हो तो उसके अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। और साउंड वेव अगर कोई सॉलिड मीडियम हो तो उसके अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि ये दोनों वेव्स जो हैं, इन दोनों के लिए आपके पास क्या होता है? कोई ना कोई मीडियम होता है, उस मीडियम के अंदर ये ट्रेवल कर सकती हैं। अब जहाँ पर वाटर ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर वेव ख़त्म हो जाएगी। समुंदर के पानी में वेव जनरेट होकर आ रही होती है, जैसे ही समुंदर के किनारे पर वो वाटर वेव पहुँचती है तो वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि समुंदर के किनारे के बाद सहल शुरू हो जाता है तो वहाँ पर आपके पास वाटर होता नहीं है, तो इस वजह से आपके पास वाटर वेव जो है वो मज़ीद आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। तो सेम इसी तरह साउंड वेव जो है वो भी ट्रैवल करेगा, चाहे एयर है, चाहे आपके पास लिक्विड कोई है, चाहे आपके पास सॉलिड है। मगर साउंड वेव जब वैक्यूम के अंदर, मीन कि आप स्पेस के अंदर दो बंदे खड़े हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करनी है, तो वो एक दूसरे के साथ जितना भी बोलते रहें उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर आपके पास कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है? तो वहाँ पर वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम होने की वजह से आपके पास उनकी आवाज़ जो है एक दूसरे की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। वेव वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन और कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव्स जिनके प्रोपगेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब आपके पास वही, जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर दो बंदे खला के अंदर हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से बात करना चाहें तो वो फिर किस तरह से कर सकते हैं? वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर टेलीफोन, उनके पास या कोई ऐसी डिवाइसेस हों जिनके थ्रू वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो, और वो सिग्नल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले उनकी वेव क्या होगी? उनकी आवाज़ को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो वेव जो है वो ट्रैवल करके सेकंड डिवाइस पर जाएगी, सेकंड डिवाइस उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दोबारा साउंड वेव में कन्वर्ट कर देगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स, जो आपके पास रेडियो स्टेशन से आपके रेडियो डिवाइस तक आ रही होती है, ठीक है, वो रेडियो वेव्स कहलाती हैं। इसके अलावा टेलीविजन वेव्स भी आपके पास इसी तरह होती हैं। एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स। अब लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है, सन से आ रही है, अर्थ तक। तो सन और अर्थ के दरमियान आपके पास क्या होती है? स्पेस होती है, खिला होती है। तो खिला में कोई मीडियम नहीं होता, उसके बावजूद लाइट वेव जो है वो ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंच रही होती है। तो लाइट वेव को ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम की, प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट अपॉन द मीडियम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम होती है, तो इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। Wave which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic wave. Example: radio wave, television wave, X-rays, heat and light waves. और इसके अलावा मैकेनिकल वेव, दोबारा से बता रहा हूँ, waves which require any medium for their propagation are called mechanical wave. Water wave, sound wave. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से जनरेट हो रही होती हैं और इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज मोशन में होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये चीज़ें आप मज़ीद आगे, आप कह रहे इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर आएंगे तो उनमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर हो रही होती हैं, चेंज, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेव मोशन होगी, तो वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जी एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देन प्रोपगेशन ऑफ द वेव जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव,
टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव में आपके पास क्या आ रही हैं। अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ। अब एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और उसी मीडियम के अंदर वेव जो है वो आगे on the basis of direction of displacement of a medium with respect to direction of propagation of wave itself। अब जो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं उस डिस्टरबेंस से आपके पास पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। वो पार्टिकल आगे मूव करके नहीं जाते, सिर्फ वेव जो है वो आगे मूव करके जा रही होती है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि पार्टिकल अब किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इस बेस पर आप क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। In longitudinal waves, the particle of the medium move back and forth along the direction of propagation of waves. Longitudinal wave में क्या है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर जिस पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फॉर्थ along the direction of propagation of wave, कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। मूव बैक एंड फोर्थ along the direction of propagation of a wave. In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of a wave. कि आपके पास जो वेव पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव मूव कर रही होगी, मोशन ऑफ वेव होगी। जबकि ये आपके पास एग्जांपल इसकी क्या होती है, साउंड वेव्स। ठीक है, मजीद ये हम डिटेल पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसमें आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसफर वेव्स आ रही हैं। ट्रांसफर वेव्स क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कि आपके पास पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जिस तरह हमने 10.2 एक्टिविटी में मैंने बताया है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम, रोप के पार्टिकल पॉइंट पी जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, जबकि प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो टुवर्ड द स्पोर्ट है, टुवर्ड राइट साइड है। तो उसमें आपके पास क्या है, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है। इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे, जबकि डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजेंटल। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा, बैक एंड फोर्थ along the direction of propagation of the wave जो है पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। मीन कि पार्टिकल भी हॉरिजेंटल मूव कर रहे होंगे और वेव भी हॉरिजेंटल जा रही होगी, तो देन आपके पास वो वेव कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। और अगर आपके पास पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं जबकि वेव जो है वो हॉरिजेंटल मूव कर रही है, तो देन वो वेव कौन सी होगी, ट्रांसफर वेव। तो ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल आपके पास क्या है, वेव ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर एंड द लाइट वेव्स। ठीक है, इसके अलावा मजीद यहाँ पर थर्ड एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, द वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, के रस्सी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, आपके पास बच्चे ये स्लिंकी स्प्रिंग होता है। स्लिंकी स्प्रिंग आपके पास ऐसा स्प्रिंग जो ज्यादा लचकदार होता है, ठीक है, जो आपके पास सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, जिसके अंदर जिसके ऊपर अगर हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो उससे आपके पास उसके अंदर लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, लार्ज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, वो आपके पास स्लिंकी स्प्रिंग होगा। तो स्लिंकी स्प्रिंग के थ्रू आप ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और ट्रांसफर वेव भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम जस्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ट्रांसफर वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर दोनों में हम क्या यूज करेंगे, स्लिंकी स्प्रिंग यूज करेंगे। अब बच्चे इसमें आपके पास क्या है,
Longitudinal wave can be produced on a spring slinky placed on a smooth floor or a long bench. आपने क्या किया है कि एक स्लिंकी स्प्रिंग को एक स्मूथ बेंच के ऊपर, लॉन्ग स्मूथ फ्लोर या लॉन्ग बेंच के ऊपर आपने प्लेस किया है, जिसके एक एंड को आपने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है किसी सपोर्ट के साथ, और उसके अदर एंड को अपने हाथ में होल्ड कर लिया। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद ए रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट आपके पास ऐसी सपोर्ट होती है जिसके जे मीन के आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो सपोर्ट जो है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ठीक है, रिजिड सपोर्ट। एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड, और उसका अदर हैंड जो है वो अपने हैंड में आप थाम लें। नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। इसके बाद आप क्या करें, उसके अंदर क्विकली पुश और फिर उसे क्या करें, पुल करें। ये ऊपर मूवमेंट ऑफ हैंड के साथ ग्रीन कलर में एरो का निशान बताया गया है कि हॉरिजेंटली अपने हाथ को पुश एंड पुल करें रेगुलरली। मीन के ये है कि जितना आप आगे की तरफ उसे पुश कर रहे हैं इतने ही उसे पीछे की तरफ आप पुल करें, ठीक है, और इक्वली फोर्स के साथ उसे पुश करें और इक्वली फोर्स के साथ आप उसे पुल करें। A series of disturbance in the form of wave will start moving along the length of slinky। जैसे ही बच्चे आप क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, पुश करेंगे, तो जो ये इनिशियल लूप ऑफ द स्प्रिंग, लूप ऑफ द स्प्रिंग क्या है, ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड लूप हो गया, ये थर्ड लूप हो गया स्प्रिंग का, ये फोर्थ लूप हो गया, ये फिफ्थ लूप ऑफ द स्प्रिंग हो गया, ये सिक्स लूप ऑफ द स्प्रिंग हो गया, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे क्या करेंगे, आगे की तरफ थोड़ा पुश करेंगे तो वेव प्रोड्यूस होगी, और ये जो लूप ऑफ द स्प्रिंग है ये एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, क्लोजर टू ईच अदर। लूप ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोजर टू ईच अदर, और बाकी जो लूप हैं वो इसी तरह रहेंगे जिस तरह स्टार्ट वाली पोजीशन में थे, ठीक है। इसके बाद ये वेव क्या करेगी, ये लूप वाली वेव जो है ये आगे ट्रेवल करेगी, इधर आ जाएगी, और यहाँ पर जो ये लूप है ये आपके पास क्या चले जाएंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो स्टार्ट में थी उस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर लूप आपके पास क्या है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीन के स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या कर रहे हैं, पहले एक दूसरे के क्लोज हुए हैं, फिर एक दूसरे से अपार्ट हो गए, वो आगे वेव चली गई, इसी तरह मजीद आपके पास ये वेव आगे चली जाएगी। तो इसमें अब आपके पास यहाँ पर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। कंप्रेशन क्या है आपके पास, कंप्रेशन जहाँ पर लूप ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पर लूप ऑफ द स्प्रिंग क्लोज टू ईच अदर होंगे वो आपके पास रीजन क्या कहलाएगा, वो रीजन आपके पास कंप्रेशन कहलाएगा। और ऐसा रीजन जिसमें लूप ऑफ द स्प्रिंग आर अपार्ट टू ईच अदर, वो वाला आपके पास रीजन क्या कहलाएगा, रेयर फैक्शन। तो ये रेयर फैक्शन होगा, ये भी कंप्रेशन होगा, और ये वाला भी कंप्रेशन होगा। इधर आपके पास ये वाला रेयर फैक्शन होगा, ये वाला रेयर फैक्शन होगा, जबकि ये वाला पार्ट आपके पास क्या होगा, कंप्रेशन। यहाँ पर ये कंप्रेशन है और यहाँ पर ये सारा नॉर्मल है, ठीक है। compression and rarefaction move back and forth along the direction of motion of the wave। अब ये देख रहे हैं कि compression भी इसी तरह हॉरिजेंटल प्रोड्यूस हो रही है, कोई अप एंड डाउन प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि क्या कर रही हैं, हॉरिजेंटल प्रोड्यूस हो रही हैं ये compression and rarefaction। मीन के लूप ऑफ द पार्टिकल जो है वो भी हॉरिजेंटल मूव कर रहे हैं, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ये भी क्या हो रही है, हॉरिजेंटल, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वेव ये भी आपके पास क्या हो रही है, हॉरिजेंटल। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल टुवर्ड राइट साइड पर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या है, टुवर्ड द राइट साइड पर है। ये लूप जो है ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, ये भी राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं, और जबकि वेव जो है वो भी आपके पास क्या कर रही है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव।
such a wave is called longitudinal wave, because in longitudinal wave the particle of the medium move back and forth along the direction of propagation of the wave. क्योंकि आपके पास longitudinal wave क्या होती है कि ऐसी wave जिसमें particle of the medium move back and forth along the direction of propagation of the wave. तो same इसी तरह ये loop of the slinky spring क्या कर रहे हैं, back and forth along the direction of propagation of the wave move कर रहे हैं. ठीक है. Next, compressions क्या होती हैं? The region where the particles of the medium are closer together, such as where the loop of the spring are closer together, that region is called compression. ठीक है, that region are called compression. Rarefaction, the region where particle of the medium are, sorry यहाँ पर apart लिखना है, closer की जगह आपने क्या लिखना है, apart लिखना है. ठीक हो गया. The region where particles of the medium are apart to each other, ठीक है, to each other, such as where the loop of the spring are spaced apart. ठीक है, that region is called the rarefaction. ये rarefaction है, उसके अलावा ये rarefaction है, सॉरी ये rarefaction है, ये फर्स्ट कंप्रेशन है, फिर rarefaction है और फिर आपके पास compression है. Wavelength क्या है? The distance between two consecutive compression is called the wavelength. The distance between two consecutive rarefaction is also called wavelength. ये आपके पास wavelength is denoted by lambda. ये आपके पास notation symbol जो है ये क्या कहलाता है? lambda. Its SI unit is meter. ये बच्चे compression यहाँ से start हो रही है, compression के mid से आपने लेनी है, compression के mid से लेकर अदर कंप्रेशन के मिड तक ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लेंथ बन रही है इसको आप क्या कहते हैं? वेवलेंथ. तो वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और कंप्रेशन. ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ. इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. और ये बेसिकली आप क्या ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लेंथ ले रहे हैं. तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. तो इसलिए वेवलेंथ का यूनिट आपके पास क्या होगा? मीटर. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? लेक्चर नंबर 6 हमारा हो गया, जिसमें हमने वेव्स के बारे में पढ़ा है कि वेव्स की दो कैटेगरीज हैं. एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसफर वेव, और फिर आपके पास मैकेनिकल वेव्स की आपके पास टू टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव. जबकि आपके पास वेव्स जो हैं वो आपके पास उसकी दो कैटेगरीज हैं, एक आपके पास मैकेनिकल वेव्स और एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.